हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। इसका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और कैसे ये फंक्शनिंग करती है। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस से हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, प्रोजेक्शन वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत स्पॉट वेल्डिंग भी आती है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी आती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे इस वीडियो से, आप कहीं ना कहीं स्पॉट वेल्डिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम बात करें प्रोजेक्शन वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, कि प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब अगर हम आगे चलें इसमें कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉन्टैक्टर, टाइमर और सिस्टम, ये 4 इक्विपमेंट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होती है वो फंक्शनिंग करती है मशीन उसकी। ओके, तो इसकी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, कैसे ये वर्क करता है, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिटेल के साथ बात करेंगे। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट की, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 प्रकार की सर्किट होती हैं। एक होती है प्राइमरी सर्किट, एक होती है सेकेंडरी सर्किट। अब अगर हम प्राइमरी सर्किट में बात करेंगे तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ओके, स्टेप डाउन, ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है प्राइमरी सर्किट में, जो कि कॉन्टैक्टर के साथ जुड़ा होता है। जो कॉन्टैक्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, कॉन्टैक्टर इसके साथ जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, ये लो वोल्टेज भी देता है, साथ ही हाई करंट भी देता है, क्योंकि प्रोजेक्शन बिल्डिंग में हमें करंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इसमें हाई करंट फ्लो होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें करंट फंक्शन करती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी सर्किट की, तो सेकेंडरी सर्किट में अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी सर्किट जो होता है वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो वर्कपीस होता है, इनके बीच में जो सर्किट होती है उसे सेकेंडरी सर्किट कहा जाता है। यानी कि जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं, इन दोनों के बीच में जो सर्किट फ्लो होती है उसे हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्टैक्टर की, तो कॉन्टैक्टर में हम जो है वो प्राइमरी सर्किट में यूज किया जाता है कॉन्टैक्टर, और इसका जो काम होता है वो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना होता है पावर का ड्यूरिंग प्रोसेस। यानी कि कॉन्टैक्टर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा होता है, और जब ये प्रोसेस होता है यानी पूरी वेल्डिंग की कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसमें ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट का काम करता है, यानी कि फ्लो ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें टाइमर, तो टाइमर का काम होता है कि ये टाइम ड्यूरेशन को सेट करने में किया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग साइकिल वगैरह सेट करने के लिए किया जाता है। ये टाइम सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही ये जो कंट्रोल टाइम इंटरवल होता है उसके प्रत्येक फेज में ये कन्वर्ट करने के लिए, या इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको सेट करने के लिए यूज किया जाता है टाइमर का। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमें सिस्टम का मेन पर्पज़ होता है कि जो हमारे डिजायर प्रेशर चाहिए, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन यूज करने हैं उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सिस्टम को ऐड करना होता है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत पूरी की पूरी कंप्लीट सर्किट आ जाती है जहाँ से हमें डिजायर प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है। अब हम प्रोजेक्शन बिल्डिंग में देखेंगे कि प्रोजेक्शन बिल्डिंग जो होती है वो इसमें लो वोल्टेज और हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये एसी और डीसी दोनों में वर्क करती है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप एसी में देखेंगे तो इसी में सिंगल फेज और 3 फेज में भी ये वर्क करती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन में अगर हम चलें तो इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन में इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की जो मेन फंक्शन होता है ये
कंडक्ट करता है वेल्डिंग करंट को विद वर्क पीस के साथ में। साथ ही ये डिजायर्ड फोर्स को भी अप्लाई करता है टू ट्रांजिट डिजायर्ड फोर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। हीट डिसिपेशन का भी काम करता है, ठीक है। और अगर आप कह सकते हैं कि जिगिंग एक्शन भी करता है, यानी कि पार्ट को होल्ड करने के लिए भी काम करता है, ठीक है। इसका शेप जो होता है वो फ्लैट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड हैं और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये पिन है, ठीक है। पिन जो होती हैं वो हम जो नट यूज करते हैं उनको होल्ड करने के लिए, गाइड करने के लिए, पार्ट और नट को गाइड करने के लिए यूज किया जाता है पिन का, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। इनके जनरली कॉपर के बने होते हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और थर्मल रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टिविटी अधिक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम वेल्डिंग साइकिल, जो कि हमने बताया था आपसे किससे कि जो टाइमर होता है उसमें वेल्डिंग साइकिल वगैरह का यूज किया जाता है। तो टाइमर वेल्डिंग साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो वेल्डिंग साइकिल में स्क्वीज टाइम होता है, वेल्ड टाइम होता है, होल्ड टाइम होता है। ये स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग सब में सेम होता है। सेम टाइम भी होगा, वेल्ड टाइम भी होगा, होल्ड टाइम भी होगा, ऑफ टाइम होगा। लेकिन जो इनका प्रोसेस टू टाइम की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस टाइम में बहुत सारी आते हैं, जैसे इसको इलेक्ट्रोड में रखना और इलेक्ट्रोड के पास आने के समय में जो टाइम लगता है, या उस टाइम पे लोग जो फोर्स को अप्लाई करते हैं उस टाइम पे कंप्लीट फोर्स अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअली जो होता है वो फोर्स अप्लाई होने लगता है, वह सीक्वेंस टाइम के अंतर्गत आता है। यानी कि पार्ट को इलेक्ट्रोड तक ले जाना, इलेक्ट्रोड पे रखना और ग्रेजुअली फोर्स अप्लाई होने लगता है, जहाँ पर वह कंप्लीट टाइम जो है होता है वह सीक्वेंस टाइम कहलाता है। अगर हम वेल टाइम की बात करेंगे तो वेल टाइम के समय में फोर्स अप्लाई करते हैं और करंट ऑन रहता है। करंट जितना हम जितनी देर के लिए हम वेल टाइम सेट करेंगे, 5 6 7 8 जितना भी साइकिल हम सेट करेंगे, ये साइकिल में चलता है, चाहे वो सीक्वेंस टाइम, वेल टाइम, होल्ड टाइम, सारे के सारे साइकिल में चलते हैं, ठीक है। तो जितने साइकिल हम इसमें सेट करेंगे उतने साइकिल तक ही करंट ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद करंट जो होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है होल्ड टाइम। होल्ड टाइम जो है हमारा, उस टाइम पे करंट ऑफ होता है लेकिन जो फोर्स होता है यानी कि जो प्रेशर होता है वो अप्लाई रहता है, ताकि जो हम करंट की वजह से जो हीट जनरेट हुई है उससे जो हमारा मटेरियल यानी कि जो हमारे वर्क पीस है वो मेल्ट हुआ है, वह होल्ड टाइम के समय वह अच्छे से जुड़ जाए, यानी कि गुड स्ट्रेंथ के साथ वह बेल्ड हो जाए। इसलिए होल्ड टाइम के समय में करंट ऑफ रहता है और प्रेशर अप्लाई रहता है, ठीक है। ऑफ टाइम, ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम प्रेशर जो होता है यानी कि जो फोर्स होता है वो रिलीज हो जाता है और वर्क पीस को हटा लिया जाता है। तो यानी कि ये जो 4 टाइम होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्पॉट वेल्डिंग हो या प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। इन्हीं 4 टाइम की वजह से ये सारा का सारा जो होता है वो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इस टाइम पे यहाँ से हमने पार्ट को रखा है, फिर सीक्वेंस टाइम है, सीक्वेंस टाइम के बाद जैसे ही वेल टाइम है, वेल टाइम के समय देखते हैं आपने करंट, जो करंट का सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद होल्ड टाइम में प्रेशर अप्लाई हुआ है, और फिर जो आपका जो नीचे वाला ये वाला जो ग्राफ है इसे हम ऑफ टाइम बोलते हैं, जहाँ पे हम फोर्स रिलीज हो जाता है और वर्क पीस को हटा लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्शन में, ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो होता है, जैसे प्रोजेक्शन आप जैसे कि कई जगह पे होता है कि प्रोजेक्शन में कि आप प्रोजेक्शन किसको देते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हम वर्क पीस को प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा वर्क पीस होता है। लेकिन प्रोजेक्शन हम दोनों फ्लैट में जो दोनों प्लेटें होती हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें थिकनेस ज़्यादा हो और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी अधिक होती है, उसको हम प्रोजेक्शन देते हैं। प्रोजेक्शन में हम देखते होंगे कि आप फोर्जिंग ऑपरेशन से बना सकते हैं इसको, इम्बोसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रोजेक्शन इम्बोसिंग या फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू हम बना सकते हैं। वहाँ पे जो भी अगर नट है या कोई वर्क पीस है उसमें अगर आपका इम्बोस है या प्रोजेक्शन है, यानी कि जो फोर्जिंग से आपने बनाया है वह आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे अब जब प्रोजेक्शन होता है यानी कि जहाँ पे वेल्डिंग होती है तो वहाँ पे हमारा वो जो फॉर्मूला काम करता है वो H = I² R T, ये फॉर्मूले के साथ में कंप्लीट वेल्डिंग होती है। हीट इक्वल टू करेंट, I = करंट, R
रेजिस्टेंस है, और जो आपका टी है वो फ्लो टाइम है। फ्लो टाइम का मतलब है वेल टाइम, ठीक है, यानी कि जितनी देर के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया वेल टाइम, तो ये टी जो है वो वेल टाइम होता है, यानी कि हीट यहाँ से जनरेट होती है। जब आपकी हीट जनरेट होगी, आपका वर्क पीस मेल्ट होगा और होल टाइम के समय वो वर्क पीस जुड़ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है और इस फॉर्मूले से ही पूरी की पूरी कंप्लीट वेल्डिंग होती है। अब अगर हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज में हम देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ स्पॉट में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पॉट की मतलब हो गया, जैसे कि हम 3 जगह हो गया एक साथ, ठीक है, वहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करके एक साथ वेल्डिंग कर सकते हैं प्रॉपर हीट बैलेंस के साथ में। इसकी जो इलेक्ट्रोड की जो लाइफ होती है वो अधिक होती है स्पॉट वेल्डिंग के कंपेरिजन में, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग की जो टिप होती है वो जल्दी वियर आउट हो जाती है और इसका इलेक्ट्रोड होता है वो काफ़ी चलता है, ठीक है। इसकी जो प्रोजेक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही इसकी जो सरफेस फिनिशिंग होती है वो गुड होती है। इसमें कोई भी अंडुलेशन नहीं आता है, फ्लैट्स बिल्कुल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें अच्छी होती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे इसमें, तो डिसएडवांटेज में इसमें एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि हमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो एम्बॉसिंग है वो हमें बनानी पड़ती है, यानी कि प्रोजेक्शन हमें बनाने पड़ते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन से या अन्य तरीके से, और यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन बनाने पड़ते हैं। यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन नहीं होगा तो हीट प्रॉपर कंप्लीट जो होगी वो नहीं सर्किट में जाएगी और हमारा जो वेल्डिंग होगी वो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में ये नट को वेल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही फास्टर होता है। डोमेस्टिक आइटम के लिए भी यूज किया जाता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल की बॉडी हैं, अन्य चीज़ें हैं, वहाँ पर भी इसका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हमने एक वीडियो डिस्कस किया था कि आपको वेल्डिंग करते समय करंट क्यों नहीं लगता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।